भाई किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है और उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में भी दो पार्ट होते हैं कि हम किसी सिस्टम की स्टेट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की फॉर्म में, कि हम उनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम उनको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की फॉर्म में, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की फॉर्म में, पोटेंशियल बोल दो या एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल का मतलब एनर्जी ही होता है, इन दो फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का क्या मतलब है। वेरिएबल वो जो चेंज होता हो, जिसमें हम चेंज देख सकते हैं, जो सिस्टम की स्टेट को प्रेजेंट कर रहा है कि उसमें मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो हमारे जो होते हैं 4 टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं, 4 टाइप ऑफ वेरिएबल, 4 टाइप ऑफ वेरिएबल, या हम इनको पैरामीटर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, पैरामीटर नाम से क्लियर है, पैरामीटर जो मेजर कर रहा हूं, पैरामीटर। पैरामीटर कौन कौन से हैं? पहला होता है प्रेशर, फिर होता है वॉल्यूम, फिर होता है टेम्परेचर, और एक होता है एंट्रोपी। एस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चारों के चारों जो हमारे होते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कौन से सिस्टम के लिए? भाई आइसोलेटेड सिस्टम तो हम पढ़ते ही नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो वो सारा का सारा हम किस में पढ़ते हैं? उसमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम मानकर पढ़ते हैं। लेकिन हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में दो ही सिस्टम पढ़ते हैं, एक ओपन सिस्टम और एक क्लोज सिस्टम। लेकिन पढ़ रहे कौन सा है? तो हम क्लोज सिस्टम पढ़ते हैं। क्लोज सिस्टम में क्यों? क्योंकि मास फिक्स होता है। भाई सपोज करो तुम किसी सिस्टम को तुमने लिया, ओपन सिस्टम को ले लिया और तुमने उस पर हीट करना स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ी बार देखा उसका तो मास ही चेंज हो गया। भाई तुमने 10 लीटर पानी लिया और उसको गर्म करना स्टार्ट किया, थोड़ी बार देखे पानी तो गायब है, तो काहे का सिस्टम बचा? तो हमें सिस्टम को फिक्स करना पड़ेगा, सिस्टम को क्लोज रखना पड़ेगा। तो जो ये टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं थर्मोडायनेमिक, ये क्लोज सिस्टम के लिए होते हैं। ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्लोज सिस्टम के लिए होते हैं। अगर ओपन सिस्टम के लिए मैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल लिखूं तो उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, बस एक फैक्टर और आ जाएगा, क्या? नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। भाई मोल चेंज हो रहे हैं ना, वो भी आ जाता है। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में हम 4 टाइप की पोटेंशियल पढ़ते हैं। कौन सी? एक G होता है, एक H होता है, एक A होता है और एक U होता है। G का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। H का मतलब एंथैल्पी। A का मतलब तुमने नया सुना होगा, A को बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। और U को तुम बहुत अच्छे से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंटरनल एनर्जी। समझ रहे हो? तो ये भी जो हमारी पोटेंशियल होती है, ये किसके लिए होती है? ये भी क्लोज सिस्टम के लिए होती है। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल ओपन सिस्टम के लिए देखनी है तो ओपन सिस्टम में क्या आ जाएगा? केमिकल पोटेंशियल। बाकी सब सेम रहेगा, GHAU, और तुम्हारा क्या आ जाएगा? केमिकल पोटेंशियल न्यू आ जाएगा। तो ये हमारे लिए क्लोज सिस्टम के लिए होती है। ओपन सिस्टम, सॉरी, ये हमारे लिए ओपन सिस्टम के लिए होती है जिसमें केमिकल पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, बोलो। तो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज 2 पार्ट में डिफाइन हो गई। एक तो हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की फॉर्म में किसी स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, या दूसरा उसकी हम पोटेंशियल की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। पैरामीटर में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, नेट और गेट में क्वेश्चन आ रखा है कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। तो PVTS थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होता है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कौन सी होती है? GHAU। मिस्टेक क्या करते हैं हम? इस एंट्रोपी को भी पोटेंशियल में लिख देते हैं, लेकिन एंट्रोपी हमारी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर या वेरिएबल में आती है। अब दूसरी चीज इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में यह आता है कि इनमें से कुछ डायरेक्ट मेजरेबल होती है और कुछ इनडायरेक्ट मेजरेबल होती है। डायरेक्ट मेजरेबल से मतलब यह है कि अगर मैं तुमसे बोल दूं कि जा भाई तेरे पास ये बीकर है और इसका प्रेशर वो मेजर करके ला,
तुम फटाफट जाओगे प्रेशर चेक करके आ जाओगे, मैं बोलूँगा टेम्परेचर, फटाफट वॉल्यूम लो, कर दिया सर। फिर मैं बोलूँगा जा एंट्रोपी मेजर करके आ, तो तुम जिस प्रकार से गए थे, जितने जोश में गए थे, वापस फिर मेरे पास उसी जोश में आ जाओगे। नहीं हुई सर। क्यों नहीं हुई सर? कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है सर, कोई तरीका ही नहीं है। कैसे निकालूं मैं सर? कोई डायरेक्ट, पहले तो हम वॉल्यूम टेम्परेचर थर्मामीटर से आके हमने ये निकाल दिया, बैरोमीटर से आके वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम हमने फिर उससे फ्लक्स से मेजर कर लिया, बात खत्म। बट एंट्रोपी के लिए तो कुछ है ही नहीं। जी हाँ, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक मेजरेबल प्रॉपर्टी और एक होती है नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई तुम्हें बोल दे कि जा किसी के लिए इंटरनल एनर्जी निकाल के ला, जा किसी के लिए गिब्स फ्री एनर्जी निकाल के ला, जा किसी के लिए एंट्रोपी निकाल के ला, नहीं निकाल सकते। बताओ, लैब में तुम्हें 4 साल हो गए, 4 साल हो गए काम करते करते, क्या कभी किसी टीचर ने तुमसे ये पूछा कि जा इसकी इंटरनल एनर्जी निकाल के ला, जा किसी ने पूछा कि इसकी एंथैल्पी निकाल के ला? तुमसे वॉल्यूम चेंज पूछ लिया होगा, तुमसे टेम्परेचर चेंज पूछ लिया होगा, प्रेशर चेंज पूछ लिया होगा, लेकिन कभी एंट्रोपी चेंज नहीं पूछा होगा, कभी एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं पूछा होगा। क्यों नहीं पूछा होगा? क्योंकि भाई ये नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी है, तुम इन्हें ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर इनको डिटरमाइन कैसे करें, इनको डिटरमाइन कैसे करें? तो वो भी तरीके बताते हैं, सब बताते हैं। क्या हो गई देखो, अब ध्यान से सुनते रहो। ये प्रॉपर्टीज दो पार्ट में डिवाइड हो गई। दो पार्ट में कैसे? कि कुछ होती है प्रॉपर मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कुछ होती है नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कुछ होती है मेजरेबल प्रॉपर्टी, कुछ होती है नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी। और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक लॉ से पता लग जाती है, डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक लॉ से पता लगती है, या इनको नॉन मेजरेबल, या हम इनको क्या बोलते हैं, डिराइव प्रॉपर्टीज। देखो, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, ये सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। लेकिन नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज में तुम्हारी सारी चीजें आ जाएगी। क्या? एंट्रोपी आ जाएगी, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, यू आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये सारी की सारी नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी और डिराइव प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन इनमें से दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो डायरेक्ट हमें लॉ से मिल जाती है। वो कौन कौन सी है? एक होती है इंटरनल एनर्जी, जो हमें फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ से मिल जाती है। क्या पढ़ते हो? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस के डब्ल्यू पढ़ते हो ना। ये हमारा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ जो हमें डायरेक्ट लॉ से मिल जाती है, फिक्स है। सेकंड, जो हमारी एंट्रोपी है, हमें सेकंड लॉ से मिल जाती है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि S इक्वल टू डी क्यू बाई टी लॉ। तो इनको हम डायरेक्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक लॉ से मिलती है, इनको हम फंडामेंटल भी बोलते हैं। इनको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, जो हमें डायरेक्ट लॉ से मिलती है। समझ में आ रही है बात? बोलो, समझे? U और S है तो सारी नॉन मेजरेबल, लेकिन डायरेक्ट हमें लॉ से मिल जाती है। बाकी बस्ती कौन कौन सी है? G बस्ती है। G इक्वल टू तुम क्या देखते हो? H माइनस के TS देखते हो कि नहीं देखते? U इज इक्वल टू क्या देखते हो? Q प्लस के, U छोड़ो, क्या बस्ती है दूसरी? A बस्ती है। A इज इक्वल टू क्या देखते हो? U माइनस के TS देखते हो कि देखते? H इज इक्वल टू क्या देखते हो? U प्लस के P भी पढ़ते हो कि पढ़ते? ये सारी की सारी डिराइव प्रॉपर्टीज होती है। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं है? जैसे सिंपल सा देखो, H हम कहाँ से निकाल लेंगे? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कहाँ से मिल गई? फर्स्ट लॉ से। P भी तुम्हें पता ही है। दूसरा A कैसे निकालोगे? बोलो, A कैसे निकालोगे? U माइनस के TS, U तुम्हें फर्स्ट लॉ से मिल गया और T तुम्हें पता ही लग जाएगा क्योंकि मेजरेबल प्रॉपर्टी है। S कहाँ से पता लग गई? सेकंड लॉ से पता लग गई, तो ये भी मेजर हो गई। G कैसे निकालोगे? H माइनस के TS, H कहाँ से आ गया? यहाँ से, U प्लस V से, और TS तुम्हें पता ही है। तो इस तरीके से पूरी थर्मोडायनेमिक्स चलती है मेरे भाई। बस खेल कहाँ होता है? मेजरेबल और नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज का ही होता है। जो जितने भी ये मैक्सवेल रिलेशन आते हैं सारे के सारे, वो क्या करते हैं? मेजरेबल प्रॉपर्टीज को नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करते हैं, नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को मेजरेबल प्रॉपर्टी यूज करके निकालने की कोशिश करते हैं। उसी से हमारे सारे थर्मोडायनेमिक लॉ बने हैं। बोलो, उसी से हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बनी, उसी से सेकंड बनी, क्योंकि उनमें फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में क्या थी? एक नॉन मेजरेबल पार्ट आ गया था। उस नॉन मेजरेबल पार्ट को मेजरेबल पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें चेंज करना पड़ा, और चेंज करने के बाद एक इक्वेशन मिली, उसी को हमने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बोल दिया।
इतनी बात तुम्हें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ओपन सिस्टम के लिए हम मोल को यूज करते हैं पैरामीटर में, और एंट्रोपी और उसमें पोटेंशियल में हम केमिकल पोटेंशियल का यूज करते हैं। तो इन चीज को याद रखना। अब हमारी कहानी आगे स्टार्ट होती है मैक्सवेल रिलेशन से। ये सारा का सारा जितना अब तक मैंने तुम्हें दिया है ये थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रो है। और बताऊं और क्या होता है कि इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आ चुके हैं, ये नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी आ चुकी है, फिर इनकी प्रॉपर्टीज भी होती है। इनकी प्रॉपर्टीज को हम दो तरीके से मेजर करते हैं। लो और बताता हूं, थोड़ा पूरा चैप्टर ही कनेक्ट कर दूं तुम्हें आज, कि जो हमारे पास ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आई, पोटेंशियल की फॉर्म में आई, वेरिएबल की फॉर्म में आई, फिर हमारा मेजरेबल और नॉन मेजरेबल आया। अब इनमें भी इन प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन प्रॉपर्टीज की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज वो जिसको हम ट्रांसफर फॉर्म में मेजर करते हैं, ट्रांसफर फॉर्म बोले तो कि हम उनको डिफाइन करते हैं कि वो पाथ फंक्शन के थ्रू है, कि वो पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है, और दूसरा हम मास के ऊपर डिफाइन करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम मास के ऊपर डिफाइन करते हैं कि कौन मास के ऊपर डिपेंड करेगी, कौन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इसमें भी हमारी दो चीजें आ जाती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक हो जाती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो, एक हमारी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो मास के ऊपर डिपेंड करे वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे वॉल्यूम हो गया, और जो हमारे मास के ऊपर डिपेंड ना करे इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे प्रेशर हो गया, जैसे केमिकल पोटेंशियल हो गया, जैसे पीएच हो गया, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। बहुत सारे एग्जांपल है, बाद में कराऊंगा आराम से जब इसका टॉपिक पढ़ाऊंगा। ऐसे पाथ फंक्शन तो तुम्हें दो पढ़ा दिए, क्या क्या पढ़ा दिए, वर्क डन पढ़ा दिया, हीट पढ़ा दिया, और एक हीट कैपेसिटी और लिख लेना। ये तीनों के तीनों पाथ फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे, वो सारी की सारी जो केमिकल पोटेंशियल होती है, जितनी भी सारी की सारी केमिकल पोटेंशियल होती है, वो सारी की सारी हमारी स्टेट फंक्शन होती है। बोलो, सब कुछ बस इन तीन को छोड़ के जो बच जाता है ना, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी को छोड़ के जो बच जाता है वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। चाहे प्रेशर आओ, वॉल्यूम आओ, टेम्परेचर आओ, पोटेंशियल आओ, एंट्रोपी आओ, जी आओ, एच आओ, यू आओ, ए आओ, कुछ भी आ जाओ, सब के सब तुम्हारे क्या हो जाते हैं, स्टेट फंक्शन हो जाते हैं। बोलो, ये तुम्हारी पूरी चीज है जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। तुम्हारा बेस बनाया मैंने पूरे 1.5-2 घंटे वेस्ट करिए तुम्हारे ऊपर इस पूरे बेस को बनाने के लिए, पूरी थर्मोडायनेमिक्स को समझाने के लिए कि एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। अब तुम्हारा मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है, कैसे हम क्यों पढ़ते हैं मैक्सवेल रिलेशन को? कुछ नहीं, मैक्सवेल रिलेशन एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज को नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करता है। मतलब पूरा थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या है, नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना। वो तरीका क्या हो सकता है, जब हम उनका कनेक्शन मेजरेबल प्रॉपर्टीज के थ्रू जोड़ दे तो हमारा नॉन मेजरेबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेजरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी से हमारे क्या निकलते हैं, मैक्सवेल रिलेशन निकलते हैं। चलिए अब डाल लीजिए हेडिंग मैक्सवेल रिलेशंस या मैक्सवेल स्क्वायर बॉक्स। यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। कहानी तो पहले स्टार्ट हो रखी है, पर वो बेस था, एक नींव भरनी थी तुम्हारे लिए, समझे।